हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम इकोनॉमिक्स इजी है। मैं हूं आपका अपना शिवम और आज हम अपने इस चैप्टर के पूरी समरी पार्ट को करने के लिए वो चैप्टर का नाम क्या है? एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इंफॉर्मेशन एंड अदर इश्यूज। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम इस 20 मिनट के अंदर हम पूरी सीरीज को टेकअप करते हैं। लेकिन दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली सारी वीडियोस देख ली होंगी, तब आप इस वीडियो पर आए होंगे। और अगर नहीं देखी तो पहले पिछली सारी वीडियोस देखो, उसके बाद समरी पार्ट करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमने इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा वर्कर क्या होता है। दोस्तों वर्कर वो इंसान होता है जो अपनी लाइवलीहुड के लिए काम धंधा करना स्टार्ट करता है और एक ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे वो पैसा कमाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। क्या होते हैं? लेबर सप्लाई का मतलब होता है कि मेरे पास 10 लेबर है जो 6 घंटे काम करने के लिए रेडी है। इसका मतलब मैं एक दिन के अंदर 60 घंटे काम कर सकता हूं। कैसे? 10 लेबर है, एक लेबर 6 घंटे काम करेगा तो 10 लेबर 60 घंटे काम करेगा, यानी एक दिन में मैं अपने पास 60 घंटे लेबरों की सप्लाई दे सकता हूं। दिस इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। बात करते हैं लेबर फोर्स की। लेबर फोर्स मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और काम करने लायक भी हैं, दैट इज कॉल्ड लेबर फोर्स। लेकिन उनमें से कितनों को काम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड वर्क फोर्स। यानी लेबर फोर्स के अंदर आपके पास वो लोग होते हैं जो वर्किंग होते हैं और वो लोग जो अवेलेबल है लेकिन अभी वो वर्किंग नहीं है, जबकि वर्क फोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्किंग वाले लोग ही जाते हैं। तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। अगर हम टोटल लेबर में से वो लेबर माइनस करते हैं जो वाकई में काम कर रहे हैं तो वो संख्या निकल के आएगी जिसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर एक हमारी रेशियो आती है जिसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, जिसके अंदर क्या होता है? वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू बोलते हैं 100 से। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहां एक पर्सन काम करना चाहता है, काम करने लायक है और उसे मार्केट प्राइस पे काम मिल जाए तो वो सिचुएशन कहलाती है एम्प्लॉयमेंट। तो बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज एबल टू डू वर्क एंड विलिंग टू डू वर्क एंड ही विल गेट वर्क एट द मार्केट प्राइस। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है दोस्तों, अब एम्प्लॉयमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। अपने पास जो डिवाइड किया हमने वो किया है सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जिनका खुद का काम धंधा होता है और उनको ऊपर से गाइड करने वाला, उनके ऊपर रूल्स बनाने वाला कोई नहीं होता है, जिसे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। वेज एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जिनको हम हायर करते हैं, जिसे हायर्ड एम्प्लॉयमेंट या हायर वर्कर भी बोलते हैं, कि हमने उन्हें हायर किया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जिनको आना है और वो काम करके दिखाना है। ठीक है, अब जो ये हमारा वेज एम्प्लॉयमेंट है इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसको बोलते हैं रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर। रेगुलर वर्कर वो वर्कर होते हैं जिनको हम रेगुलरली या परमानेंट बेस पर जॉब देते हैं और उन्हें हम टेम्परेरी नहीं, एक परमानेंट कैटेगरी के अंदर डालते हैं और उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं, जैसे पीएफ, ग्रेचुटी, एन्युटी, पेंशंस और भी कई टाइप के जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो हम उन्हें प्रोवाइड कराते हैं और उनकी जॉब क्या होती है? परमानेंट होती है। ऐसे वर्कर को बोलते हैं रेगुलर वर्कर, राइट। हमारे पास दूसरे टाइप का वर्कर और आता है जिसको बोलते हैं कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर वो वर्कर होते हैं जिनको हम परमानेंट बेस पर नहीं रखते बल्कि पर्टिकुलर टास्क के लिए रखते हैं। वो टास्क कंप्लीट होते हैं हम उन्हें फायर कर देते हैं। जैसे मेरा घर बन रहा है तो मैंने लेबर को अपॉइंट किया उस टाइम तक के लिए जब तक मेरा घर बन रहा है, उनको मैंने परमानेंट पर नहीं रखा है, उनको उसी टाइम के लिए रखा है। ऐसे वर्कर को बोलते हैं कैजुअल वर्कर। इनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते। क्या कोई मेरा लेबर अगर इलेक्ट्रिशियन है सही करने के लिए तो क्या मैं उसका पीएफ काटूंगा या उसे पीएफ दूंगा? नहीं, वो मेरा रेगुलर नहीं है, वो मेरा कैजुअल वर्कर है। तो आपको समझ आ गया एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट के दो टाइप में आपने कौन कौन से पढ़े? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पढ़ा और वेज एम्प्लॉयमेंट पढ़ा। वेज एम्प्लॉयमेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कैजुअल वर्कर और रेगुलर वर्कर। यहां तो कोई डाउट? आई होप कि आपको अभी कोई डाउट नहीं होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं अपने पास जॉबलेस ग्रोथ की। जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है दोस्तों? ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ होती है उसको डिनोट करने वाला जो सूचकांक होता है, जो इंडेक्स नंबर होता है, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों जिस कंट्री का जितना ज्यादा जीडीपी होता है हम मान के चलते वो कंट्री उतनी ही ज्यादा क्या है? डेवलप है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन जीडीपी के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट का जो पार्ट है वो नहीं बढ़ रहा है, जिस हिसाब से जीडीपी बढ़ रही है उसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। मतलब हमारी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन हमें जॉब नहीं मिली फिर भी ग्रोथ हो ही जा रही है, दैट इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ, जो कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। हमें इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है अर्जेंट बेसिस पर। इसके बाद हमारे पास एक पार्ट आता है कि अब हमें इस जॉबलेस ग्रोथ को कैसे सही करना है। तो हमने क्या बोला? हमने कहा भैया जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड और अच्छे से हो जाए, जो हार्ड वर्कर है वो कोशिश करे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में पहुंच जाए, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर में टिके रहे, पलायन यानी माइग्रेशन ना करें। यानी हमने पूरे वर्क फोर्स को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। चेंज करने
से हमारे पास दो सेक्टर निकल गए, इनफॉर्मल सेक्टर और एक फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं। फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर हम लोगों को एक परमानेंट बेसिस पर रखते हैं, जहां पर हम लोग, और एक मिनट, फॉर्मल वो होता है जहां पर मिनिमम 10 लोग या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, उस सेक्टर बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, ग्रेचुटी, एनुटी, पेंशन, इस टाइप के जो बेनिफिट्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड कराया जाता है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराउंड 3% है हमारे यहाँ पर। बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से कम लोग काम करते हैं, जिन्हें सोशल सिक्योरिटी स्कीम या बेनिफिट्स नहीं दी जाते, और ऐसे 90% जनता जो है वो काम कर रही है किसमें? इनफॉर्मल सेक्टर में। तो हम देखिए हमारे देश की जनता मैक्सिमम किस में लगी हुई है? इनफॉर्मल सेक्टर में लगी हुई है। तो इट्स टाइम टू हैव टू नीड टू रिफॉर्म इन इनफॉर्मल सेक्टर कि अब हमें इनफॉर्मल सेक्टर को क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बेनिफिट्स हमें फॉर्मल सेक्टर में दिए जा रहे थे, वही बेनिफिट्स अब हमें कहां पे मिलने चाहिए? इनफॉर्मल सेक्टर में मिलने चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो भी एक लेबर है। तो गवर्नमेंट अब क्या कर रही है कि जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स स्कीम्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर के लिए भी लेकर आ रही है, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, हम बहुत कुछ करते हैं उसके लिए, हम बहुत प्रोग्राम्स चलाते हैं, स्टिल देयर इज नीड टू रिफॉर्म। हमें अभी भी जरूरत है उसको रिफॉर्म करने की, जिसके से एक प्रॉब्लम आती है, वो क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट की। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां एक पर्सन काम करना चाहता है, काम करने लायक है, लेकिन उसे मार्केट प्राइस पे काम नहीं मिलता है। दैट्स कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इंग्लिश में बोलूं तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज एबल टू डू वर्क एंड विलिंग टू डू वर्क बट ही विल नॉट गेट वर्क ऑन द मार्केट प्राइस, इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन। बहुत सोचने वाली बात है कि अगर हमारे देश का बंदा अनएम्प्लॉयड रहेगा तो वो देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कैसे देगा, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगी। तो ये एक चीज से कई सारी चीजें कनेक्टेड होती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, इस पर गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया, और ध्यान देने के बाद ये निकाला कि हमारे पर, अब बात करते हैं थोड़ी देर के लिए अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट को कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें डेटा देती है इसका? सबसे पहले हमारे पास आता है सेंसियस। सेंसस जो होता है वो हमें डेटा देता है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि इंडिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है और कितनी नहीं चल रही है। दूसरा होता है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा होता है डीजीईटी, जिसका मतलब क्या होता है? डीजीईटी डायरेक्टर ऑफ जनरल ट्रेनिंग एंड ट्रेड्स था शायद, ठीक है। ट्रेन, मैं फुल फॉर्म थोड़ा सा अभी मैं भूल गया हूँ, तो आई होप कि आप पिछली वीडियोस में वो देख लेना, या चलो मैं आपको बता ही देता हूँ उसकी फुल फॉर्म क्या थी। तो वो फुल फॉर्म थी हमारे पास, अब देखो टाइम लग रहा है यार, इतना ज्यादा मुझे इतना टाइम लगाना नहीं चाहिए था। वो है, हाँ, डीजीईटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। ये तीन, सेंसियस, डीजीईटी और एनएसएसओ, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की रेट को बताते हैं, क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। अब बात होती है अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की होती है। दोस्तों हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट कई टाइप की होती है, जैसे हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आती है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहां पर जो लोग काम कर रहे होते हैं कि जरूरत ही, फिर भी हमने उतने लोग एम्प्लॉयड किए हुए हैं, क्योंकि उन्हें काम धंधा नहीं मिला इसलिए हमने काम पे लगा दिया। मेरे यहाँ पर 2 वर्कर चाहिए थे लेकिन फिर भी 5 वर्कर काम कर रहे हैं, 3 एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, तो वो कहलाते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी कहलाती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जॉब को चेंज करने के दौरान हमें नई जॉब तुरंत नहीं मिलती, उसके लिए कुछ टाइम लगता है। तो जितने टाइम तक आपको जॉब सर्च कर रहे होते हैं आपको जॉब नहीं मिलती है, वो टाइम पीरियड आपका कहलाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड होती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये सेम अनएम्प्लॉयमेंट की तरह होती है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक पर्सन काम करना चाहता है, काम करने लायक, लेकिन उसमें मार्केट में काम नहीं मिल रहा है, इसे बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आती है हमारे पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सीजन के अकॉर्डिंग हम क्या हो जाते हैं? अनएम्प्लॉयड होते हैं। अगर मैं जूस वाला हूं तो जूस वाले की ज्यादा बिक्री कब होती है? गर्मियों में होती है। ठंड में क्या होगा? सर्दियों में क्या होगा? उसकी बिक्री नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। रबी और खरीफ की फसल की बात करें, अगर मेरे यहाँ रबी की फसल उगाई जाती, खरीफ की नहीं उग पाती है, मेरे पास उतनी लैंड नहीं है, तो मैं क्या हो जाऊंगा? उस टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाऊंगा। लेकिन जब मेरा मौसम होगा, मेरी डिमांड होगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा? बेमौसम आम की तरह हो जाऊंगा जो कोई नहीं खाएगा। इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हमारी टेक्नोलॉजीज में चेंज आता है, तो टेक्नोलॉजीज में चेंज आने से नए लोगों को नई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और वो लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से वो क्या हो जाता है? अनएम्प्लॉयड हो जाता है। दैट्स कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? इकोनॉमी के अंदर रेसेशन चलता है, जिसके चलते कई एम्प्लॉयज की छटनी कर दी जाती है, उस छटनी के दौरान लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिसे बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें
एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक पर्सन एजुकेटेड है लेकिन उसे मार्केट में जॉब नहीं मिल पा रही है, अभी उसे टाइम लगेगा, तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में है। एक हमारा आता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की इंडस्ट्रीज अभी बूस्टअप नहीं हो रही है, इंडस्ट्रीज में दिक्कत आ रही है जिसके अंदर एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं अपने पास कि हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो पढ़ ली इंडिया में, लेकिन क्या अनएम्प्लॉयमेंट क्यों जनरेट हुई? सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है व्हाई ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है क्यों जनरेट हुई? तो इसके कई सारे रीजन हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसमें पहला रीजन है हमारे पास पॉपुलेशन का बढ़ना। हमारे पॉपुलेशन इतनी हो चाहिए कि हम किसी भी फील्ड में जाएंगे तो हमें वहां पर रश मिलेगा ही मिलेगा, और इतना रश मिलेगा कि हम अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा सकते जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। नंबर 2, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है ना वो उतनी तेज नहीं हो रही जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। थर्ड है अंडर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो तो जो किसान है वो किसानी पर ध्यान देगा, वो शहरों की तरफ पलायन नहीं करेगा। शहरों में ऑलरेडी इतनी भीड़ है और वो आके भीड़ बढ़ा देता है, तो कोशिश करो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बूस्टअप करो जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन दूर हो। लेकिन बात करें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा नहीं, इसी के चलते क्या हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जनरेट हो रही है। नंबर 4 इज डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि बच्चों को इतने तरीके से पढ़ा पाए कि उन्हें जॉब अच्छे से मिल जाए, जिसकी वजह से क्या सिचुएशन आती है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसमें वो रिफॉर्म नहीं आ रही जो हम चाहते हैं, जिसके चलते इंडस्ट्रीज बूस्टअप नहीं होंगी तो वो अपने आप पर लोगों को हायर कैसे करेंगी, इवन फायर करेंगी, जो लोग हैं उनको भी निकाल देगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जनरेट हो जाएगी। डिक्लाइन इन कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो हमारे पास छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप नहीं हो पा रहे क्योंकि उनको बड़ी बड़ी कंपनियां आके क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, उन्हें रोक देती है, तो इसकी वजह से जो उसमें लोग काम कर रहे हैं छोटी छोटी कंपनियों में वो क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और वो बर्डन बढ़ा देते हैं उन लोगों पर जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बढ़ जाती है। लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। हम किसी भी चीज की कोई प्लानिंग ही नहीं करते कि हमें इस टाइम के बाद क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, जिसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जनरेट हो जाती है। इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स भी चलानी चाहिए जिससे कि लोग अनएम्प्लॉयड कम से कम हो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। हमारी एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं होती जिससे लोग अनएम्प्लॉयड और भी ज्यादा होते चले जाते हैं। फिर आता है लो कैपिटल फॉर्मेशन। लोगों को पैसे से पैसा बनाना आता ही नहीं क्योंकि उनकी एजुकेशन सेक्टर इतनी अच्छी नहीं हुई जिसके चलते वो पैसों से पैसा बनाए। एक अच्छा इंसान क्या करेगा, जो पैसा है उससे वो बिल्डिंग खरीदेगा, बिल्डिंग को किराए पे उठाएगा, उस किराए से और किराए ले लेके वो ऊपर एक और बिल्डिंग बनाए, किराए पे किराए करते करते वो कैपिटल फॉर्मेशन करेगा। लेकिन ये चीजें हो नहीं पाती जिसके वजह से लोग अनएम्प्लॉयमेंट होते चले जाते हैं, गरीब पॉवर्टी में भी चले जाते हैं। नाउ द टाइम टू डिस्कस अबाउट कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को दूर कैसे किया जाए, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सबसे पहला पॉइंट आता है उसके अंदर कि हमें अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट पर फोकस करना चाहिए, कैसे हम जीडीपी बढ़ाएं उन चीजों पर सारा फोकस करना चाहिए और तीनों सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पे फोकस करो, अल्टीमेटली हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन दूर हो जाएगी। नंबर 2, जो पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल कर दो क्योंकि हाई पॉपुलेशन जो है आपको हाई मार्केटिंग देती है, हाई जो क्या कहते हैं कंपटीशन देती है जिसके अंदर हर बंदे को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती, पॉपुलेशन कंट्रोल करो। नंबर 3 इज एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करो क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा तो जो किसान है वो अपनी किसानी पे फोकस करेगा, वो पलायन नहीं करेगा देश की तरफ मतलब शहरों की तरफ वो नहीं आएगा, वो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही ध्यान देगा। इसका मतलब है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिजर्व करो। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो बड़ी इंडस्ट्रीज आके बड़ा एडवर्टाइजमेंट करके उनको खत्म कर देती हैं, ऐसा मत करने दो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करो क्योंकि वही जो छोटे छोटे लोग हैं वही आगे चल के बड़े बनेंगे और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। हमें कुछ प्रोग्राम्स ऐसे चलाने चाहिए जैसे आपने सुना भी होगा प्रधानमंत्री रोजगार विकास योजना, ग्राम विकास योजना, ये सारी योजना जो स्कीम्स होती है एम्प्लॉयमेंट की, इनसे क्या होता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। जितनी ज्यादा बनाओगे स्कीम्स उतना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। इसके अंदर क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कुछ ऐसा करो लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल्स बढ़ाओ जिससे कि वो बंदा खुद काम करना स्टार्ट करे। अगर उसे कहीं जॉब नहीं भी मिली ना तो वो खुद इस लायक बन जाए कि उसे जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि वो जॉब दे लोगों को। उल्टा मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बनूंगा, एक ऐसा टीचर जो स्कूल में नहीं पढ़ाएगा बल्कि अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाएगा अपने तरीके से। ये लोगों के अंदर कैपेबिलिटी भर दो, ठीक है। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो चलाओ। इसके बाद बात करते हैं रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन सेक्टर। हाँ, हमें अपना एजुकेशन सेक्टर को भी चेंज करना पड़ेगा, उसमें कई चेंजेस लाने पड़ेंगे जिसके चलते हम अपनी इंडस्ट्रीज को, हम अपने अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा एजुकेशन सेक्टर या मैन पावर प्लानिंग। हमें मैन पावर प्लानिंग पर फोकस करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर
प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जो प्रोग्राम आपकी उस स्किल को, आपकी उस एक्सपर्टाइज को डेवलप करेंगे। जैसे टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए हमने कौन सा कोर्स बनाया है? बीएड का कोर्स बनाया है हमने। फोटोग्राफी के लिए फोटोग्राफर का बनाया, फैशन डिजाइन के लिए फैशन डिजाइनिंग। ये सब कोर्स क्या करते हैं, आपको उस पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्टाइज बना देते हैं। ऐसे अगर प्रोग्राम आप चलाओगे, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफाइड कोर्स अगर आप चलाते हो तो इससे उसकी स्किल बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बढ़ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कम हो जाएगी। दोस्तों ये वो सारे पॉइंट्स थे जो हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए अपनी सारी वीडियोस के अंदर, जो 1 to 5 हमने पढ़ी वीडियोस। सो आई होप कि आपको ये चीज बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको हमसे हमारी बुक परचेज करनी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया, वहां से आप बुक परचेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आप हमसे पूछना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखे हैं, वहां पे फॉलो अप करिए, डाउट हमसे डायरेक्टली पूछिए। अदरवाइज कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।